हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बियॉन्ड फोर्स यानी कि हमारा जो उत्प्लावक बल है, हमारा जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, उनसे रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक बीकर दे रखा है जिसमें रो एल डेंसिटी का लिक्विड भरा है। इस बीकर के अंदर कोई एक बर्फ का टुकड़ा यानी कि आइस क्यूब है जो कि इस लिक्विड की सतह के ऊपर तैर रही है। यदि हमारी जो आइस है वो पिघल कर पानी में बदल जाती है तो इस जो लिक्विड है, लिक्विड का जो लेवल है उसमें क्या चेंजेस आएगा, ये हमें फाइंड करना है। हमें तीन कंडीशनें दी गई है। फर्स्ट कंडीशन में हमें दे रखी है कि हमारा जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी अगर पानी की डेंसिटी के बराबर हो तब क्या होगा। अगर हमारा जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा हो तब क्या होगा। और थर्ड कंडीशन दे रखी है जिसमें हमारा जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है पानी की डेंसिटी से कम हो तो उस कंडीशन में लेवल क्या होगा। तो तीनों कंडीशनों के लिए वन बाय वन देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताइए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के ऊपर तैर रहा है तो उस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो आप कहेंगे भाई एक तो लगेगा उसके द्रव्यमान की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा यानी कि mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा लगेगा हमारा बियॉन्ड फोर्स यानी कि उत्प्लावक बल जो कि लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको मैं एफ बी से डिनोट करता हूँ। तो हमारा जो उत्प्लावक बल है वो किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं उत्प्लावक बल बराबर होता है एफ बी इक्वल्स टू रो एल यानी कि हमारा जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी। फिर उसके बाद में देखते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट वो पानी में कितना डूबा हुआ है। तो यहाँ पर बर्फ़ है वो इतनी डूबी हुई है। तो मान लेते हैं जितना डूबा हुआ पोर्शन है उसका जो वॉल्यूम है वो है वी आई। तो यहाँ पर वी आई आ जाएगा। और लास्ट में आएगा हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के बराबर। यानी कि इतना बल है हमारे इस बर्फ़ के टुकड़े पर लगेगा। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था की स्थिति में है। यानी कि हमारा जो बर्फ़ का टुकड़ा है उस पे लगने वाला जो एफ नेट है वो किसके बराबर होगा, 0 होगा। तो आप क्या कहेंगे, एम जी इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, एफ बी के बराबर आ जाएगा। तो दोस्तों अभी इस एम की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। तो मुझे ज़रा बताइए, हमारा जो आइस थी वो पिघल कर जब लिक्विड में चेंज हो जाता है तो क्या दोनों कंडीशन में द्रव्यमान में कोई चेंज आता है? नहीं आएगा ना। दोनों का द्रव्यमान तो समान ही रहेगा। तो आप क्या कहेंगे, हमारा जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होगा, जो पानी की डेंसिटी यानी कि रो डब्ल्यू और जो वॉल्यूम कितना है मान लेते हैं वी डब्ल्यू के बराबर है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा, रो डब्ल्यू वी डब्ल्यू साथ में आएगा जी, ये किसके बराबर आ जाएगा, हमारा जो रो एल वी आई जी के बराबर आ जाएगा। तो बोथ साइड जी को कैंसिल आउट कीजिएगा तो हमारे पास में क्या आ गया, रो डब्ल्यू वी डब्ल्यू इक्वल्स टू रो एल वी आई। ठीक है। तो अब जरा फर्स्ट कंडीशन देखिए, रो एल इक्वल्स टू रो डब्ल्यू। तो इस वैल्यू को जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, वी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी आई। तो ये हमें क्या बता रहा है कि हमारा जो बर्फ़ है, बर्फ़ का जो पोर्शन पानी में डूबा हुआ है उसका आयतन हमारा जो पानी है उसके आयतन के बराबर है ना। तो क्या लेवल में कोई चेंजेस आएगा? आप कहेंगे लेवल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, पहले जितना लेवल था अभी भी बना रहे उतना ही बना रहेगा। यानी कि लेवल है वो समान बना रहेगा। ठीक है। बात करें सेकंड कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन के लिए देखो, हमारा जो रो एल है उसकी वैल्यू ज़्यादा है रो डब्ल्यू से। तो यहाँ पर रखिए जरा, रो एल है उसकी वैल्यू ज़्यादा है रो डब्ल्यू से। तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि हमारा जो वी डब्ल्यू है उसकी वैल्यू किससे ज़्यादा है, वी आई से ज़्यादा है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि बर्फ़ का जितना हिस्सा लिक्विड में डूबा हुआ है उस हिस्से का जो वॉल्यूम है, बर्फ़ पिघलने के बाद में जो पानी बनता है उस पानी के वॉल्यूम से कम है। तो ज़रा बर्फ़ का जो डूबा हुआ हिस्सा है उसके वॉल्यूम को अगर हम पानी के वॉल्यूम से रिप्लेस करें तो हम क्या देखेंगे, हम इस लिक्विड का लेवल पहले की तुलना में कुछ बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा। थर्ड पार्ट की बात करें जिसमें रो एल है वो लेस देन है रो डब्ल्यू से। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारा जो वी आई है वो ग्रेटर देन हो वी डब्ल्यू से। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि हमारा जो बर्फ़ है उसका जो लिक्विड में डूबा हुआ हिस्सा है उस हिस्से का जो वॉल्यूम है, हमारा जो बर्फ़ है उसके पिघलने के बाद में जो पानी हमारे पास में आता है उस पानी के वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में आप क्या देखोगे कि जो बर्फ़ पहले से यहाँ मौजूद थी वो पिघल के जब पानी में बदल जाती है तो यहाँ पर जो पानी का जो वॉल्यूम आ रहा है वो कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा जो लिक्विड है उसका लेवल पहले की तुलना में घट जाएगा। आप क्या कहेंगे, लेवल है घट जाएगा। ठीक है। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। दोस्तों, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है कि कोई दो गोले हैं जिनका घनत्व हमें दे रखा है डी ए एंड डी बी। इसका घनत्व हमें दे रखा है डी ए है एंड इसका घनत्व है वो हमें दे रखा है डी बी। दोनों ही गोलों का जो वॉल्यूम है वो बराबर है। मान लेते हैं दोनों गोलों का वॉल्यूम है वी है।
ठीक है। ये दोनों गोले DF घनत्व वाले एक द्रव में साम्यावस्था में बने हुए हैं। लिक्विड की डेंसिटी है वो हमें दे रखा है DF। दोनों रस्सी से एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों रस्सी से एक दूसरे से जुड़े हैं और साम्यावस्था कंडीशन में है, यानी कि रस्सी में कोई ना कोई टेंशन फोर्स यहाँ वर्क कर रहा है। ठीक है। तब सही कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं चारों कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है। तो दोस्तों सबसे पहले इन दोनों गोलों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं दोनों गोलों पर कौन कौन से फोर्स हैं वो लग रहे हैं। तो सबसे पहले ए की बात करें तो इस पर लग रहा है टेंशन फोर्स टी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक उसका खुद का द्रव्यमान है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके अलावा हमारा यहाँ उत्प्लावक बल लगेगा जो कि लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको मैं FB से डिनोट कर देता हूँ। और इस FB की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे हमारा जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी कितनी दे रखी है DF, तो ये मैं DF लिख दिया। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो ए है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है आप कहेंगे V है, तो यहाँ मैं V से डिनोट कर देता हूँ। और साथ में आएगा हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G। ठीक है, तो इतना फोर्स हमारा इस ए गोले पर लग रहा है। बात करें बी की, तो बी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो आप कहेंगे भाई एक तो इस पर लग रहा है टेंशन फोर्स जो कि लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके अलावा लग रहा है इस गोले का द्रव्यमान की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यानी कि mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके अलावा यहाँ पर एक लग रहा है उत्प्लावक बल जिसको मैं FB डैश से डिनोट कर देता हूँ, FB डैश से। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे हमारा जो लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी है कितनी है DF। साथ में इस गोले का जो द्रव्यमान कितना है आप कहेंगे V है, और साथ में आएगा हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ओके। दोस्तों क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे दोनों गोले ए और बी साम्यावस्था की स्थिति के अंदर है, यानी कि इस सिस्टम पर जो लगने वाला जो एफ नेट है वो कितना है, 0 के बराबर है, तभी साम्यावस्था की स्थिति में होगा। तो जरा इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन भी बना देते हैं। तो क्या होगी भाई, सबसे पहले बात करें ए गोले के लिए, तो यहाँ पर एफ बी लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर और हमारा जो टी प्लस एम जी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी प्रकार से हम बी गोले के लिए बात करें तो हमारा जो एफ बी डैश प्लस टी है ये लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और हमारा जो एम जी है वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जरा इनकी वैल्यू और पुट कीजिए, तो एफ बी है वो बराबर है अपना डी एफ वी जी इक्वस टू टी प्लस एम जी। तो यहाँ एम जी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ m है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो देखिए गोले A का जो डेंसिटी है वो हमें दे रखा है dA और इसका जो वॉल्यूम है वो हमें दे रखा है V। इसी प्रकार से हमारा जो गोला B है उसका मास किसके बराबर होगा, आप कहेंगे इसकी जो मास डेंसिटी है वो है dB और इसका वॉल्यूम है V। तो जरा वैल्यू पुट करते हैं इनकी, प्लस mg यानी कि m की वैल्यू है dA V और साथ में g के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो FB डैश है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहोगे DF VG प्लस T इक्वस टू, यहाँ पर m की वैल्यू रखिएगा dBV और g के बराबर आ गया। ठीक है, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 से t की वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में रख दें या फिर t के बराबर रख के दोनों को इक्वल रख दें तो क्या होगा, तो देखिए इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ DFVG माइनस ऑफ DAVG इक्वस टू t। इसी प्रकार इक्वेशन 2 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं t इक्वस टू DBVG माइनस ऑफ DFVG। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में DFVG माइनस ऑफ DAVG इक्वस टू किसके बराबर है DBVG माइनस ऑफ DFVG। बोथ साइड जो करता है उसको काटते हैं तो आप कहेंगे VG है वो कॉमन लेकर दोनों साइड काटा जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा और इसको सोल्व करके लिखेंगे DF माइनस ऑफ DA इक्वस टू DB माइनस ऑफ DF। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2DF इक्वस टू आ जाएगा अपना DA प्लस DB। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसे मैच कर रहा है, आप कहेंगे ये वाला मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कोई एक लकड़ी का ब्लॉक है जिस पर 200 ग्राम का एक द्रव्यमान रखा है। यहाँ पर जो द्रव्यमान रखा है उसका वेट हमें दे रखा है 200 ग्राम। ठीक है, जिसे लकड़ी का गुटका पूरी तरह से द्रव में डूबा हुआ है। ठीक है, जब द्रव्यमान को वहाँ से हटा लिया जाता है तो ये हमारा जो लकड़ी का गुटका है ये 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। तो घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करो, जबकि हमें डेंसिटी जो लिक्विड की है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो हमें दे रखी है रो एल इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, दोस्तों यहाँ हम दोनों स्थितियों के लिए जो अप्लाइड फोर्स है उसकी इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ हमारा जो ब्लॉक है उसकी जो टोटल जो लेंथ है उस लेंथ की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा जो ये लकड़ी का गुटका दे रखा है वो एक घन है और घन की हम जानते हैं तीनों भुजाएं हैं वो बराबर होती है। तो मान लेते हैं घन की एक भुजा है उसकी लंबाई
एल है। तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के लिए देखते हैं कौन कौन से फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ब्लॉक और उस पर रखा जो द्रव्यमान है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए एक तो लगेगा एम प्लस इसका 200 ग्राम द्रव्यमान है प्लस 200 और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यानी कि एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा हमारा जो उत्प्लावक बल है जिसको हम एफ बी से डिनोट करते हैं। ये एफ बी लगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। बात करें सेकंड कंडीशन के लिए तो सेकंड कंडीशन के लिए हमारा जो एम जी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और जो उत्प्लावक बल है वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। परंतु हम जानते हैं उत्प्लावक बल सिर्फ उतने ही पोर्शन के लिए लगता है जितना पोर्शन है पानी में डूबा हुआ है, यानी कि पानी में जितना पोर्शन डूबा है उस पर उत्प्लावक बल कितना लगेगा। तो हम मान लेते हैं उत्प्लावक बल यहाँ लग रहा है एफ बी डैश। ओके, ये लग रहा है एफ बी डैश। तो यहाँ पर हमारा जो घन है उसकी ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी। तो देखिए 2 सेंटीमीटर है वो पानी के बाहर है, तो यहाँ पर जो रह गई जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी। तो आप कहेंगे इसकी जो टोटल लेंथ है वो थी पहले एल, है ना। टोटल लेंथ कितनी थी एल और पानी में डूबा हुआ कितना पोर्शन रह गया अपने पास में। तो देखिए पानी के बाहर अपना 2 सेंटीमीटर है, तो पानी के अंदर जो डूबा हुआ पोर्शन है वो कितना होगा। तो आप कहेंगे एल माइनस टू के बराबर होगा, होगा ना, एल माइनस टू। तो यानी कि इसी पोर्शन पर हमारा जो उत्प्लावक बल है वो वर्क करेगा। ठीक है, अब स्थिति फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कंडीशन के लिए हमारा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था के अंदर है, यानी कि जो लगने वाला जो एफ नेट है वो जीरो होगा। तो जरा इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन और बना लेते हैं क्या होगी। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए देखिए यहाँ पर हमारा जो एफ बी है वो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और हमारा जो एम जी है वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी एम प्लस 200 जी है वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एफ बी की वैल्यू रखिएगा। तो हम जानते हैं हमारा जो उत्प्लावक बल है वो किसके बराबर होता है, हमारा जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो एल, साथ में क्या आएगा हमारा जो ब्लॉक है उसका जो वॉल्यूम कितना है यानी कि v, और साथ में आएगा हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g। ठीक है, तो तीनों को रखते हैं यहाँ पर रो एल वी जी इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा m प्लस 200 और साथ में आएगा g। देखिए यहाँ पर हमारा जो घन है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है। तो घन की अगर एक लेंथ l है तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा l क्यूब, तो ये आ जाएगा अपना रो एल, साथ में आएगा अपना l क्यूब और g से g दोनों साइड कट कर दीजिएगा तो यहाँ पर आ गया m प्लस 200। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब बात करें सेकंड कंडीशन के लिए तो यहाँ पर हमारा जो उत्प्लावक बल है वो कितना लग रहा है, आप कहेंगे एफ बी डैश, ये किसके बराबर होगा एम जी के बराबर होगा। तो एफ बी डैश की वैल्यू और रखिए जरा। तो यहाँ पर एफ बी डैश है वो बराबर आ जाएगा अपना लिक्विड की जो डेंसिटी है रो एल, हमारा जो घन है उसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर घन नहीं रहकर ये घनाभ हो गया है, क्यों, क्योंकि इसकी एक लेंथ है वो उसकी लंबाई में चेंजेस आ गया है ना। देखिए ये वाली जो लेंथ है वो तो एल ही रहेगी, ये वाली लेंथ है वो भी एल रहेगी, परंतु इसकी जो हाइट है वो पहले से चेंज होकर कितनी रह गई है एल माइनस टू रह गई है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे एल स्क्वायर इंटू एल माइनस टू के बराबर होगा। साथ में अपना क्या आ जाएगा जी आएगा और बराबर के लिए साइड आ जाएगा एम जी के बराबर। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं, दोनों साइड जी से जी कैंसिल आउट कर देते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा रो एल एल स्क्वायर इंटू एल माइनस टू इक्वल्स टू एम। क्या हम इक्वेशन 2 से एम की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल रख सकते हैं। तो रखिए जना रो एल एल क्यूब, इधर आ जाएगा अपना एम की वैल्यू रखी तो कितना आएगा अपना रो एल, साथ में आ जाएगा एल स्क्वायर इंटू एल माइनस टू, साथ में आएगा 200। को थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा लिक्विड की जो डेंसिटी रो एल और साथ में आ जाएगा अपना एल क्यूब इक्वल्स टू रो एल, यहाँ पर एल स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एल क्यूब माइनस ऑफ अपना आ जाएगा 2 रो एल एल स्क्वायर प्लस 200। ठीक है, अब इसे हम बराबर के इधर वाली साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसको थोड़ा और आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 2 रो एल, साथ में आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू 200 आ जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 100 ही बचेगा। अब जरा यहाँ रो एल की वैल्यू और रख देते हैं तो रो एल हमें दे रखा है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ कितना शिफ्ट हो रहा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो रहा है, जबकि हमारा जो रो एल है वो दे रखा है केजी पर मीटर क्यूब में। तो यहाँ पर हम यूनिट है वो इक्वल बनाते हैं, तो यहाँ पर केजी पर मीटर क्यूब को हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट कीजिए जरा, क्या हो जाएगा रो एल इक्वल्स टू 1000। अब केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर कितने किसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर क्यूब है तो क्यूब ही रखने दीजिए। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा रो एल की वैल्यू, तो यहाँ रो एल की वैल्यू आ गई 1 ग्राम सेमी क्यूब। इस वैल्यू को जब हम यहाँ रख देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा हमारा जो एल स्क्वायर है वो बराबर आ जाएगा 100/1। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 10 सेमी के बराबर आ जाएगी। ठीक है,
तो दोस्तों किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई भी एक स्टील की बॉल है जिसका वजन हमें दे रखा है 0.25 केजी। इस बॉल को पानी से भरे हुए कोई टैंक है उसमें गिराया जाता है। इस टैंक की हाइट हमें दे रखी है 3 मीटर है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने समय पश्चात हमारी जो बॉल है वो टैंक के पेंदे से टकराएगी, यानी कि बॉल है वो हमारी यहाँ पहुँच जाएगी, जबकि हमें स्टील का जो घनत्व है वो दे रखा है 8 ग्राम पर सेमी क्यूब। ओके, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। दोस्तों जैसे ही हमारी स्टील बॉल है वो पानी के अंदर डूबेगी, उस पर दो फोर्स अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। पहला तो फोर्स हमारा लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन होगी mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड हमारा जो लगेगा उत्प्लावक बल, जो कि लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, FB अपवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पर इसका जो एसिलेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में है, आप कहेंगे एसिलेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनने वाली है, तो आप कहेंगे जो एफ नेट है वो किसके बराबर है, ये बराबर है अपना mg माइनस FB के बराबर। ठीक है, तो एफ नेट है वो किसके बराबर होगा, इस स्टील बॉल है उसका जो मास और स्टील बॉल का जो एक्सेलरेशन उसके बराबर। ये किसके बराबर आएगा अपना mg माइनस FB। अब FB की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे हमारा जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी यानी कि रो एल, हमारा जो स्टील बॉल है उसका जो वॉल्यूम यानी कि VS बोल देते हैं इसको, VS। ठीक है, और साथ में क्या आएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन में हमें स्टील बॉल का जो वॉल्यूम है वो नहीं दे रखा है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मास है इसको हम डेंसिटी और वॉल्यूम की फॉर्म में ही ले लेते हैं। तो जरा बताइए हमारा स्टील बॉल है उसका जो मास है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे हमारा जो स्टील बॉल है उसका जो मास डेंसिटी यानी कि रो एस, और साथ में इसका जो वॉल्यूम जिसे हमें VS मान रखा है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो जरा रखिए इसको, यह हमारा आ जाएगा रो एस VS A इक्वस टू आएगा हमारा रो एस VS G माइनस ऑफ रो एल VS G। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारा जो VS है वो कॉमन आकर कट गया, यानी कि जो स्टील का जो वॉल्यूम है वो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास में क्या बचेगा यहाँ पर, आप कहेंगे A इक्वस टू, यहाँ पे देखिए रो एस है उसको भी अगर डिवाइड करें तो क्या बचेगा हमारा G1 माइनस रो एल बाई रो एस। यहाँ से हमारे पास में हमारा जो स्टील बॉल है उसका एक्सेलरेशन है वो आ गया। तो यहाँ इसे और आगे सोल्व करते हैं, तो हमारा A किसके बराबर आ जाएगा, A इक्वस टू G, साथ में आएगा 1 माइनस, अब देखिए रो एल है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो देखिए हमारा जो पानी है उसकी डेंसिटी किसके बराबर होती है, तो आप कहेंगे 1 ग्राम पर सेमी क्यूब के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो स्टील का गोला है उसकी डेंसिटी किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 8 ग्राम पर सेमी क्यूब के बराबर। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखिए, आप कहेंगे 1/8, तो यहाँ पर ओवरऑल अपने पास में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 7G/8 के बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें और क्या-क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी गोले का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये दे रखा है S इक्वल्स टू 3 मीटर दे रखा है। इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है? क्योंकि गोले को हम छोड़ रहे हैं स्वतंत्रतापूर्वक कि इसका जो मोशन हो रहा है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से हो रहा है। तो स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है वो हमें दे रखी है 0। तो क्या इन तीनों की हेल्प से हम लगने वाला समय फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली टर्म है ये तो 0 हो जाएगी, तो बाकी टर्म इसकी ओर रखते हैं, क्या रहेगा, S है वो अपना है 3 इक्वल्स टू हाफ। अब A की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 7G/8 और साथ में आएगा अपना T स्क्वायर। तो यहाँ से T की ओवरऑल वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, T इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा अंडर ऑफ, ये आ जाएगा 6 और 8 8 के 48 अपॉन 7G। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में आ गई, यूनिट रहेगी सेकंड के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।